स्वजनों सहृदयों से संबंध के इच्छुक भूत। मृत्यु के उपरांत मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से प्रेत योनि में बने रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। मरने के बाद भी आत्मा संबंधियों से संपर्क बनाने की इच्छुक रहती है। आह्वान करने की पद्धति मालूम होने पर वह संपर्क घनिष्ठ भी हो जाता है और उसमें ऐसे तथ्य जुड़े रहते हैं जिनके कारण इस संपर्क की वास्तविकता में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रेत योनि का अस्तित्व भी मरणोत्तर जीवन की पुष्टि करता है। स्थूल शरीर न सही, सूक्ष्म शरीर सही, आत्मा का अस्तित्व तो विद्यमान रहा ही। कब्र में कैद रहने वाली, अस्तित्व प्रकट ना कर सकने वाली बात, शरीर के साथ आत्मा की समाप्ति हो जाने वाली बात को एक प्रकार से मिथ्या ही सिद्ध हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म मिलता है। इसके मध्यवर्ती समय में कुछ अवधि विश्राम के लिए मिलती है। आमतौर से आत्माएं इस काल में लंबी जिंदगी में अनवरत रूप से किए गए श्रम की थकान उतारती रहती हैं और गहरी निद्रा में सोई पड़ी रहती हैं। जैसे दिन भर काम करने के उपरांत, रात्रि में सो लेने के उपरांत प्रातःकाल ताजगी आती है और नई शक्ति के साथ नए सिरे से उत्साहपूर्ण मनस्थिति में काम करना संभव हो जाता है। उसी प्रकार इस मध्यावधि विश्राम के बाद मृत आत्मा नवीन जन्म धारण करके नए सिरे से पुनर्जन्म के क्रियाकलाप आरंभ करती है। इस निद्रा काल में तरह तरह के स्वप्न आते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का सचेतन मस्तिष्क समाप्त हो जाता है और अचेतन का ही जीव सत्ता पर आधिपत्य रहता है। अचेतन में जैसे भले बुरे संस्कार दबे पड़े होते हैं, वे उभर कर दृश्य रूप धारण करते हुए सामने उपस्थित होते हैं। जिसने जीवन का अधिकांश भाग दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों से गुजारा है, उसे उसकी प्रतिक्रिया भी भयावह दृश्यवाली के रूप में दिखाई पड़ेगी। इसी अनुभूति का नाम नरक है। जिन्होंने श्रेष्ठ जीवन जिया, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाते हुए जिंदगी का अधिकांश समय बिताया, उनके अचेतन में दिव्य संस्कार जगे रहते हैं। वे उस मरणोत्तर निद्रा काल में दिव्य स्वप्न बनकर उभरते हैं। इस सुखद स्वप्न श्रृंखला को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग नरक के सुहावने, डरावने सपने या छाया डालने आते हैं कि भविष्य में किस दिशा में चलना उपयुक्त और किस ओर चलना अनुपयुक्त रहेगा। इस अवधि में जिन्हें गहरी नींद नहीं आती और बेचैनी बनी रहती है, उन्हें प्रेत स्तर का समय गुजारना पड़ता है। मरने के बाद स्थूल शरीर का अंत हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर यथावत बना रहता है। प्राणी अपने आप को लगभग उसी स्थिति में, उसी शरीर कलेवर में अनुभव करता है जिसमें जीवित स्थिति में था। अंतर इतना ही होता है कि इंद्रियों की सहायता से जो प्रत्यक्ष स्पर्श का सुख मिल सकता था, वह नहीं मिलता। तरह तरह के स्वाद सूक्ष्म इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं, पर वे पदार्थ को उदरस्त करने और उपभोग करने का वैसा रसास्वादन नहीं कर पाती जैसा कि स्थूल शरीर के रहते करती थी। संसार के पदार्थों को वह देखता है, पर वह दूसरों को वायुभूत होने के कारण दिखता नहीं। पैर या पंख ना होते हुए भी वह उड़ या चल सकता है। दूसरों के मस्तिष्क या शरीर में अपना प्रवेश कर सकता है और उसे अपने अस्तित्व का अनुभव आवेश के रूप में, घटना या दृश्य के रूप में दे सकता है। बातचीत वाणी या शब्दावली के द्वारा तो नहीं कर सकता, पर किन्हीं व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से अपनी बात प्रकट कर सकता है। प्रेत अवस्था में जीवित स्थिति की अपेक्षा कुछ कमियां आ जाती हैं, तो कुछ विशेषताएं बढ़ जाती हैं। इन सब बातों का प्रमाण प्रेतों के अस्तित्व अथवा क्रियाकलापों के ऐसे आधारों से मिलता है जिनकी यथार्थता तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने से सर्वथा सत्य सिद्ध होती है। विश्वविख्यात लाइफ पत्रिका के संपादक जॉर्ज लेथम की वह लेखमाला पढ़ने ही योग्य है, जो उन्होंने मैं परलोकवादी क्यों हूँ शीर्षक से कई पत्रों में प्रकाशित कराई थी। उनका पुत्र जॉन भी
फेल्डर्स के मोर्चे पर महायुद्ध में मारा गया था। तोप के गोले ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए थे। फिर भी उसकी आत्मा बनी रही और अपने पिता के साथ संपर्क बनाए रखी। लैथम ने लिखा है, मेरा पुत्र जॉन स्वर्गीय माना जाता है, पर मेरे लिए वह अभी भी उसी प्रकार जीवित है जैसे वह किसी अन्य नगर में रहते हुए भी पत्र, फोन आदि के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करता हो। उन्हें अपनी मान्यता को भ्रम अथवा भावावेश जैसा ना समझ लिया जाए, इस आशंका का खंडन करने वाले ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर मरणोत्तर जीवन पर संदेह करने वालों को भी इस संदर्भ में प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त करने और तथ्य तक पहुँचने में सहायता मिल सके। सर ओलिवर लॉज, सर विलियम क्रुक्स की तरह ही विज्ञान क्षेत्र के अन्य प्रामाणिक विद्वान भी मरणोत्तर जीवन और आत्मा के अस्तित्व पर अन्वेषण करते रहे हैं। इनमें से डॉक्टर ए रसल वॉलेस और सर विलियम बैरट का नाम भी है, जिन्होंने आत्मा का अस्तित्व किन्हीं किंवदंतियों अथवा पूर्व प्रचलित मान्यताओं के आधार पर नहीं, वरन उपलब्ध ठोस प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार किया था। इन प्रमाणों की चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तकों में की है। स्कॉटलैंड के सेंट कुर्री नामक गांव में एक बालक जन्मा, डेनियल डगलस होम। पिता दरिद्र और बालक रोगी। बच्चे को चाची ने पाला। 14 वर्ष की उम्र तक वह ऐसे ही तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहकर ऐसे ही दिन काटता रहा। इसी बीच उसे यह अनुभव होता रहा, कोई प्रेतात्मा उसके साथ संबंध बनाती है और तरह तरह के संदेश पहुंचाती है। डरते डरते उसने वे संकेत अपने घर वालों और पड़ोसियों को बताए। पूर्व सूचनाएं जब सही निकली तो उनका विश्वास बढ़ता गया और अमुक समस्या का हल प्रेतात्माओं से पूछकर बताने के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। जो परामर्श मिलते उनमें से अधिकांश बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित होते थे। सन 1850 ईस्वी का वर्ष और जुलाई का महीना था। उसकी चाची ने मेज पर भोजन की प्लेटें सजाई हुई थी। अचानक प्लेटों के आपस में टकराने की आवाज़ आई। बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो पाया कि प्लेटें टूटी हुई ज़मीन पर पड़ी हैं। उन्होंने इसका कारण होम की किसी हरकत को समझा और उस पर बुरी तरह झल्लाई, पर वह निर्दोष था। सिर झुकाए कोने में खड़ा था। उसने इतना ही कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है। चाची ने दूसरी घटना यह देखी कि टूटे हुए टुकड़े अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं और जहां तहां बिखरे ना रहकर एक कोने में जमा हो रहे हैं। यह और भी अधिक आश्चर्यजनक था। समेटने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, तोड़ने वाला कोई नहीं। फिर प्लेटों में यह हलचल कैसे हो रही है? होम के प्रेतात्माओं से संबंध होने की बात और भी अधिक अच्छी तरह पुष्ट हो गई। जब भूत प्रेत की बात अधिक फैली तो चाची डर गई और उसने झंझट भरे होम को घर से निकाल दिया। वहां से वह इंग्लैंड चला गया। अपनी शारीरिक रुग्णता की चिकित्सा कराने के सिलसिले में उसका संपर्क डॉक्टर काक्स से हुआ। वे अध्यात्मवादी थे। उन्होंने न केवल रुचिपूर्वक इलाज ही किया, वरन लड़के की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता की, ताकि वह परलोक की आत्माओं से अधिक अच्छा संबंध बना सकने में समर्थ हो। इस साधना में उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसे प्रेतात्माओं का प्रामाणिक संदेशवाहक माना जाने लगा। इस संदर्भ में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्ति उससे अपना समाधान कराने के लिए मिलने आए और संतुष्ट होकर लौटे। इन ख्यातिनाम लोगों में इवनिंग पोस्ट के संपादक विलियम कुलिन ब्रोमेट, प्रख्यात उपन्यासकार विलियम थैकर, प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी सर क्रुक्स जैसे मूर्धन्य लोगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसकी विलक्षण प्रतिभा के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में कितने ही लेख घटनाक्रम के विवरणों सहित प्रकाशित हुए। स्वर्गीय सम्राट नेपोलियन का एक संदेश लेकर वह 27 फरवरी 1860 को सम्राट से मिला। सम्राज्ञी यूजीन तो उन अद्भुत किंतु यथार्थ संदेशों से इतनी अधिक प्रभावित हुई
कि पुरस्कार में होम को लाखों रुपए के बहुमूल्य उपहार दे डाले। होम के पूर्व जन्म की पत्नी रूस में जन्मी थी। वह उसी से विवाह करना चाहता था। यह कठिन था क्योंकि लड़की रूस के शाही जनरल क्रोल की इकलौती पुत्री थी। इतने प्रतिष्ठित और संपन्न पिता की सुशिक्षित पुत्री एक बीमार और प्रेत व्यवसाय का उपहासास्पद धंधा करने वाले के साथ कैसे ब्याही जा सकती थी, विशेषतः ऐसी दशा में जबकि दोनों एक दूसरे से परिचित भी न थे और सुदूर देशों में रहते थे। यह कठिन कार्य काउंट ऑफ माउंट के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा ने अपने कंधों पर लिया। उन्होंने संदेशवाहक की सफल भूमिका निभाई और अंततः 8 अगस्त 1860 को दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर भूत विद्या के शोध कार्य को और भी आगे बढ़ाया। होम 21 जून 1889 ईस्वी को मरा। इससे पूर्व वह अपने प्रेतात्माओं के अनुभवों के संदर्भ में एक खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित कर चुका था, लाइट्स एंड शैडोज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इस पुस्तक की भारी खपत हुई और होम को अच्छी कमाई हुई। मृत्यु के समय उसकी पत्नी सिरहाने बैठी रो रही थी। होम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पगली, मैं मर कहाँ रहा हूँ। शरीर छूट जाने पर भी मैं तेरे साथ बराबर संपर्क बनाए रखूँगा। आत्मा और कला कहीं मरा करती हैं। कुछ समय पूर्व इंग्लैंड के ख्यातिनाम कप्तान डेविड के ऊपर प्रेतात्मा के प्रकोप और उससे छुटकारे की घटना का समाचार इंग्लैंड के प्राय सभी प्रमुख पत्रों में छपा था। डेविड की गणना उस देश के मूर्धन्य सेनाध्यक्षों में की जाती थी। उनका विक्षिप्त हो जाना और हर घड़ी भयंकर प्रेत की छाया को अपने आसपास उपद्रव करते देखना एक असाधारण कौतूहल की बात थी। चिकित्सकों ने तरह तरह के परीक्षण किए, यहाँ तक कि मानसिक विकृति की आशंका को भी बारीकी से परखा, पर ना तो उन्हें कोई शारीरिक रोग था और ना मानसिक। इतने पर भी इस कदर भयभीत होना उन जैसे दुस्साहसी के लिए सर्वथा अप्रत्याशित था। वे धीरे धीरे मरणासन स्थिति में जा पहुंचे। एक प्रेत विज्ञाविज्ञ बुढ़िया को डेविड की पत्नी बुलाकर लाई। वह आंखें बंद करके ध्यान करती रही। पीछे उसने डेविड का चीन से खरीदा हुआ वह बहुमूल्य कोट मंगाया जो उन्हें अत्यधिक प्रिय था। बुढ़िया ने उसके अस्तर में लगे खून के धब्बे दिखाए और बताया कि एक व्यक्ति की हत्या इसी कोट को पहने हुए हुई थी। उसी आत्मा की छाया इस कोट के साथ रहती है। उसे भी यह अत्यधिक प्रिय था। वह किसी दूसरे का कब्जा इस पर नहीं देखना चाहती। जब तक कोट घर में रहेगा तब तक उस प्रेतात्मा का आतंक भी बना रहेगा। बुढ़िया के परामर्श के अनुसार कोट उसी समय जला दिया गया और डेविड को उसी क्षण प्रेत के आतंक से मुक्ति मिल गई। विश्वविख्यात नर्तकी एन्ना पावलोवना की मृत्यु स्मृति में उसकी शिष्या ने एक नृत्य समारोह आयोजित किया तो उसकी मृतात्मा भी साथ साथ नृत्य कर रही थी। दर्शकों ने उसे अपनी आंखों से देखा। इटली के प्रसिद्ध वायलिन वादक पागगिनी की मृत्यु स्मृति में आयोजित समारोह में मृतात्मा का प्रिय वायलिन स्वयं ही बज उठा और आवाज़ें आई कि मैं पागगिनी हूँ, मैं पागगिनी हूँ। दर्शकों ने इसे प्रेतात्मा समझा। फेट नामक पत्रिका में पेज नंबर 43 पर श्रीमती सेना सरनजेस्की का संस्मरण सिसकते भूत का संदेश छपा है। वे लिखती हैं कि वे जिस मकान में रहती थी उसमें कभी कभी सीढ़ियों पर और कमरों में किसी के टहलने की आवाज़ आया करती थी। एक दिन उन्हें लगा कि पास ही कोई छाया खड़ी है। उन्हें स्मरण आया कि इस मकान में टेड अलीशन नामक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। यही सबको मालूम भी था। वे लिखती है, मैंने साहस करके पूछा, आप टेड तो नहीं हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने यह स्पष्ट सुना, यस। मैंने पूछा, आप कुछ बताना चाहते हैं? पर इससे पूर्व कि कोई उत्तर सुनूं, वह छाया गायब हो गई और फिर कई दिन बाद आई। मुझे लगा कि वह कुर्सी पर बैठ गया है। मैंने फिर साहस करके पूछा, आप सिसकते क्यों हैं?
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? इस बार उसने बताया, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। किसी जहरीली औषधि के भूल से सेवन के कारण यह दुर्घटना हुई। आप मेरी धर्मपत्नी से कहना, मैं अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करता हूँ। इसके साथ ही वह आत्मा वहाँ से चली गई। बाद में मैंने श्रीमती टेट से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि निस्संदेह वे अपने साथ इंसुलिन की शीशी रखते थे और उसी के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन के बाद वहाँ कोई आत्मा नहीं आई। शाही परिवार के लोगों का भूत संपर्क। इंग्लैंड के राज परिवार में अशरीरी प्रेतात्माओं के अस्तित्व का चिरकाल तक अनुभव किया जाता रहा। इस संबंध में डॉक्टर लीज की लिखित 3 पुस्तकें न केवल मरणोत्तर जीवन पर प्रकाश डालती है, वरन राज परिवार को इस प्रकार की क्या अनुभूतियां होती रहीं, इसकी भी चर्चा करती हैं। उन दिनों राज सिंहासन पर पंचम जॉर्ज अवस्थित थे। उनकी बहन राजकुमारी लुइस सुहाग के बहुत थोड़े दिन देख पाई और विधवा हो गई। लुइस को अपने पति ड्यूक ऑफ फिफ के प्रति गहरी अनुरक्ति थी। वह उनके दिवंगत हो जाने के उपरांत भी बनी रही और यह संबंध सूत्र बनाए रखना दिवंगत आत्मा ने भी स्वीकार कर लिया। वे प्रेत रूप के में लुई के पास आते रहे और उसके संपर्क बनाए रहे। लुइस भी बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु के उपरांत राजकुमारी की सचिव एलिजाबेथ गॉर्डन ने विस्तार पूर्वक प्रकट किया, जिससे उस घटनाक्रम पर प्रकाश पड़ता है। लुइस और उनके स्वर्गीय पति का मिलन, संभाषण और सानिध्य का क्रम इतनी घनिष्ठता पूर्वक चलता रहा मानो शरीर न रहने पर भी ड्यूक का अस्तित्व यथावत बना रहा हो। इससे पूर्व की एक और घटना है जो प्रेतात्माओं के अस्तित्व को और भी अच्छी तरह प्रमाणित करती है। सम्राट एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा प्रेत विद्या पर विश्वास करती थी और जब तब मृतात्माओं के आह्वान का प्रयोग किया करती थी। कई बार ऐसे ही प्रयोग से उन्हें ऐसा संदेश मिला जिसे एक तरह का विस्फोट ही कहना चाहिए। उन्हें प्रेत द्वारा सूचना दी गई, सम्राट एडवर्ड अब कुछ ही दिन जीवित रह सकेंगे। उनकी उसी कोवे से में मृत्यु होगी जिसमें कि वे जन्मे थे। सम्राट एडवर्ड अब कुछ ही दिन जीवित रह सकेंगे। उनकी उसी कोवे में मृत्यु होगी जिसमें कि वे जन्मे थे। महारानी उन दिनों विंडसर प्रासाद में थी। उन्हें समाचार मिला कि सम्राट कुछ साधारण से अस्वस्थ है, पर चिंता जैसी कोई बात जरा भी नहीं है। तो भी महारानी का समाधान ना हुआ। वह दौड़ती हुई पहुंची और देखा कि एडवर्ड बेहोश पड़े हैं। रानी को देखने के लिए उन्होंने आंखें खोली और प्राण त्याग दिए। एडवर्ड की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी अनुभव किया जाता रहा। उनकी एक अंतरंग मित्र थी, लेडी वॉरविक। कुछ दिन प्रेत विद्या विशारद एटरॉयड के माध्यम से वे लेडी वॉरविक पर अपना अस्तित्व प्रकट करते रहे। इसके बाद उन्होंने सीधा संपर्क स्थापित कर लिया। वे अक्सर अपनी प्रेयसी के पास आते और जर्मन भाषा में वॉरविक के साथ अपनी अतृप्त प्रणयाकांक्षाएं व्यक्त करते। स्पिरिचुअलिस्ट अलायंस में अभी भी एक ऐसी घड़ी ऐतिहासिक सुरक्षा के साथ रखी हुई है जो मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व की मान्यता पर राज परिवार की स्वीकृति का प्रमाण देती है। यह घड़ी महारानी विक्टोरिया ने इस चक्र की सदस्य कुमारी जॉर्जियाना ईगल को उनके प्रेत आह्वान की यथार्थता अनुभव करके भेंट में दी थी। कुमारी ईगल ने महारानी विक्टोरिया के सम्मुख प्रेतों के अस्तित्व और आह्वान की प्रामाणिकता के ऐसे अनेक सबूत पेश किए थे जिनके कारण विक्टोरिया का इस तथ्य पर पूरी तरह विश्वास जम गया था। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की भी मृत्यु हो गई। प्रेत आह्वान संस्थान ने उनके साथ भी संपर्क बनाया। संस्थान की संचालिका एटरॉयड ने एक दिन स्वर्गीय महारानी की आवाज़ प्रत्यक्ष सुनवाई तो सभी सुनने वाले अवाक रह गए। महारानी विक्टोरिया का मरणोत्तर जीवन पर प्रगाढ़ विश्वास प्रख्यात है।
वे सन 1819 ईस्वी में जन्मी। 18 वर्ष की आयु में सन 1837 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठी। 3 वर्ष बाद सन 1840 ईस्वी में उनका विवाह हुआ और कुछ वर्ष बाद ही वे विधवा हो गई। महारानी ने अपने स्वर्गीय पति प्रिय अल्बर्ट के से संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इस कार्य में उन्हें R.D. लीज और जॉन ब्राउन नामक 2 प्रेत विद्या विशारदों से बड़ी सहायता मिली। स्वर्गीय अल्बर्ट जीवन काल की तरह मरने के उपरांत भी महारानी के प्रत्येक कार्य में परामर्श और सहयोग प्रदान करते रहे। विधवा रहते हुए भी उन्हें सर्वथा एकाकीपन अनुभव न होने देने के लिए स्वर्गीय आत्मा उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रही। एल्बर्ट अपनी सूक्ष्म सत्ता को स्थूल रूप से प्रकट करने के लिए ब्राउन के शरीर का सहारा लेते थे। जो कहना होता वे उन्हीं के शरीर में प्रवेश करके कहते। महारानी मिस लीज के बहुत कृतज्ञ थी, जिन्होंने ब्राउन के रूप में एक अधिकारी माध्यम लाकर उन्हें दिया था। प्रेतात्माएं हर शरीर के माध्यम से अपना अस्तित्व प्रकट नहीं कर सकती, उसके लिए उन्हें अधिकारी व्यक्ति चाहिए। इसके लिए मिस्टर ब्राउन सर्वथा उपयुक्त प्रमाणित हुए। लीज द्वारा उपयुक्त माध्यम की व्यवस्था की गई थी, सो इस सहायता के बदले में उच्च राजपद देने का प्रस्ताव कई बार किया गया। इस पर लीज ने उसे सदा यह कहकर अस्वीकार कर दिया, आत्मिक जिम्मेदारियों का बोझ इतना अधिक होता है कि उसे वहन करते हुए लौकिक कार्यों को ठीक प्रकार नहीं किया जा सकता। दोनों में से एक कार्य ही प्रमुख रह सकता है। राजपद ना लेने के स्तर को महारानी ने उचित समझा और उनसे इसी स्तर का सहयोग लेती रही। महारानी विक्टोरिया को अपने स्वर्गीय पति का सहयोग हर कार्य में अभीष्ट प्रतीत होता था। उनके परामर्श की उन्हें निरंतर आवश्यकता अनुभव होने लगी। परोक्ष संदेशों के अधूरेपन और संदेह की आशंका रहती थी। अस्तु ब्राउन के शरीर के माध्यम से प्रत्यक्ष संदेशों के आदान प्रदान की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए ब्राउन के शरीर और अल्बर्ट की आत्मा का समन्वय ऐसा उपयुक्त सिद्ध हुआ कि महारानी को दुखी जीवन में उपयुक्त सहारा मिल गया और वे इतने से ही बहुत हद तक अपने भार में हल्कापन अनुभव करने लगी। ईश्वर की इच्छा प्रबल ठहरी। जॉन ब्राउन का भी स्वर्गवास हो गया। महारानी विक्टोरिया को इससे बड़ा आघात लगा, मानो उनका दाहिना हाथ ही टूट गया हो। जॉन ब्राउन की सुंदर सी कब्र पर महारानी विक्टोरिया के ये उद्गार लिखे हुए हैं। मुझ वियोगिनी और व्यथता के लिए वरदान स्वरूप एक विलक्षण व्यक्ति की स्मृति। महारानी ने उनके प्रति अपनी कथित भावनाएं व संवेदनाएं स्वामी भक्त साथी और विश्वस्त मित्र के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त की। ब्राउन के स्वर्गवास से महारानी को आघात लगा। उसे व्यक्त करते हुए उनके निजी सचिव सर हेनरी पॉन सोनवी का एक वक्तव्य टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा, स्वर्गीय ब्राउन की सहायता महारानी को निरंतर रहती थी। उनके स्वर्गवास पर साम्राज्य को भारी पीड़ा हुई है। इस आघात से इन दिनों वे बहुत दुर्बल हो गई हैं। जगत विख्यात सामुद्रिक शास्त्रज्ञाता कीरो के पिता का जिस समय देहांत हुआ उस समय उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, इसलिए वे कुछ आवश्यक बातें बताना चाहते हुए भी ना बता सके और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कुछ महीने बाद कीरो संयोगवश एक प्रेत आवाहन की बैठक में जा पहुंचे और वहां पिता की प्रेतात्मा ने आकर उनको बतलाया, हमारे परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लंदन के डेविस एंड सन सॉलिसिटर के यहाँ रखे हैं। उनका दफ्तर स्ट्रैंड में गिरजाघर के पास एक तंग सड़क पर है, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। तुम उनके यहाँ जाकर उन कागजातों को ले जाना। दूसरे दिन कीरो सड़क पर पहुंचे और बहुत देर परिश्रम करने के बाद वह कार्यालय मिल गया। उसके पुराने मालिक तो मर चुके थे, पर उस कारोबार को किसी अन्य वकील ने खरीद लिया था। नए मालिक ने पहले तो उसे पुराने कागजात को जल्दी ढूंढ सकने में असमर्थता प्रकट की, पर जब कीरो ने उसे क्लर्क को पुरस्कार देने की बात कही
तो उसने पुराने बंडलों में से आधा घंटा मेहनत करके उन दस्तावेज़ों को निकाल दिया। शरीर त्याग के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व बना रहता है। यदि संपर्क का उपयुक्त माध्यम बन सके तो उनके साथ घनिष्ठ संपर्क साधा जा सकता है, वरन आशाजनक सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य की प्रामाणिकता में असंख्य उदाहरण उपलब्ध हैं। आवश्यकता उस विधि एवं उन तथ्यों को जानने की है। मृत्यु पूर्व की आकांक्षाएं स्वयं प्रेतों को इस संपर्क के लिए आकुल रखती हैं। उचित तालमेल बैठ जाने पर प्रेतात्मा तथा संबंधित व्यक्ति दोनों ही लाभान्वित होते हैं। दोनों की आकांक्षाएं तृप्त होती हैं। आइए आपका प्रेतों से साक्षात्कार कराएं। भूत प्रेतों के किस्से मूलतः अंधविश्वासियों द्वारा कहे सुने जाते रहे हैं, इसलिए वे अविश्वसनीय एवं किंवदंती जैसे माने जाते हैं। किंतु कई बार सुशिक्षित, समझदार एवं संभ्रांत व्यक्तियों कोई साक्षी में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उनकी यथार्थता पर अविश्वास करना कठिन हो जाता है। अमेरिका के पश्चिमी छोर पर लॉस एंजलिस महानगर में हॉलीवुड नामक सुप्रसिद्ध फिल्म नगरी है। यहाँ कितने ही कलाकार एवं संचालक का बाहुल्य है। सभी सुशिक्षित एवं सुसंपन्न वर्ग के हैं एवं कला की सुरुचिपूर्ण महत्ता के पक्षधर हैं। वे लोग झूठे किस्से कहानियां गढ़ेंगे, भ्रांतियां फैलाएंगे, ऐसा मानने को जी नहीं करता। इस नगरी में कई मकान अभिशप्त माने जाते हैं एवं प्रेतों के उत्पात के कारण उनमें रहने को बहुसंख्यक व्यक्ति सहमत नहीं होते। उनमें आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें प्रेतों की करतूत के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस अच्छे खासे शहर में ढेरों मकान खाली पड़े हैं। जिस उपनगरी में स्थान प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, उसमें कुछ मकान मात्र इसी कारण लावारिस पड़े रहे कि उनमें प्रेतों का निवास है। सचमुच आश्चर्य की बात है। इस नगरी में एक नृत्य तत्व विज्ञानी रहते हैं। नाम है रिचर्ड सीमेंट। उन्होंने ऐसे अभिशप्त मकानों में घटित होने वाली असाधारण घटनाओं का स्वयं अन्वेषण किया है और साक्षी में ऐसे लोगों को लिया है जिन्हें अंधविश्वासी या अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इन मकानों में यदाकदा घटित होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी भी इन लोगों के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक जगत के समक्ष प्रस्तुत की है और इस बात की जांच पड़ताल कराई है कि कोई छल कपट तो इसके पीछे नहीं है। कई बार कौतूहल फैलाने के लिए कुछ व्यक्ति ऐसी अचंभे वाली घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, किंतु जब उनकी बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है तो पोल खुल जाती है और कोई प्रपंच रचा गया होता है तो खुलकर सामने आ जाता है। इस संभावना के स्पष्टीकरण हेतु श्री सीमेंट ने लॉस एंजलिस के प्रामाणिक अखबारों के पत्रकार भी अपने साथ लिए और हॉलीवुड के कई मकानों में समय समय पर घटित होने वाली प्रेत लीलाओं की तर्कसम्मत जांच पड़ताल आरंभ की। ऐसे मकानों में 911 ऑक्सफोर्ड, 10001 नॉर्थ ऑक्सफोर्ड ड्राइव, 1143 समिट ड्राइव, 10050 सीपाली ड्राइव, 1433 वेला ड्राइव, 1820 ईस्टर्न ड्राइव आदि कई हैं जिनमें रात्रि के समय प्रत्यक्ष कोई प्रतिमाएं ना दिखते हुए भी उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का प्रत्यक्ष आभास मिलता है। हंसना, रोना, उछलना, कूदना, धमाचौकड़ी, वस्तुओं का उठाना गिराना, सामान को बिखेरना, समेट देना, बटोर लेना जैसी घटनाएं यह बताती है कि वहाँ अदृश्य मानवों की उपस्थिति काम कर रही है। वे या तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मद्यपान करते दिखाई देते हैं,
अथवा गाली गलौज करते हैं, अवांछनीय कृत्यों में निरत देखे जाते हैं। सभी कृत्य ऐसे हैं जिनमें असभ्य, अनगढ़, बेतुके व्यक्ति शिष्टाचार का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। उनकी उपस्थिति एवं हरकत का परिचय इस आधार पर मिलता है कि वस्तुएं हिलती डुलती हैं, विचित्र आवाज़ें आती हैं, छतों या दीवारों पर धमाचौकड़ी होने से इमारतों में हलचल का आभास होता है, फर्नीचर तथा छोटी बड़ी वस्तुएं लड़खड़ाती, इधर उधर हटती, इकट्ठी होती हैं। यह सब बिना मनुष्यों की उपस्थिति तथा हरकत किए नहीं हो सकता। इतने पर भी आश्चर्य इस बात का है कि हरकतें करने वाले मनुष्यों की उपस्थिति का आभास मिलते हुए भी उनका दृश्य आकार प्रत्यक्षीकृत नहीं होता एवं परोक्ष पर विश्वास न करने वालों को हतप्रभ रह जाना पड़ता है। मात्र इन्हीं मकानों में ये उपद्रव इसलिए होते हैं, इसका इतिहास ढूंढ निकालने पर विदित हुआ है कि इन मकानों में प्रकारांतर में भूतकाल में कभी न कभी हत्याएं, आत्महत्याएं, मारधाड़, उपद्रव, चोरी, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार जैसे दुष्कर्म होते रहे हैं। कुख्यात अपराधियों के ये अड्डे बने रहे हैं। संबंधित व्यक्ति इन दुष्कर्मों के कारण पीड़ित होते रहे हैं। उन घटनाओं की पुनरावृत्ति करने अथवा बदला चुकाने, रिहर्सल करने जैसी कुछ बातें रही होंगी, जिस कारण उस प्रकार की उठापटक का आभास मिलता है। जो व्यक्ति इस उठापटक को देखने उन मकानों में जाते हैं, उन्हें डराने भगाने के उद्देश्य से उपद्रवों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, और जब दर्शक लोग वहां से चले जाते हैं तो उठापटक धीमी पड़ जाती है तथा लगता है कि अब वे लोग निर्भय होकर शांतिपूर्वक अपनी हरकतें कर रहे हैं। जब जब भी किन्हीं साहसी व्यक्तियों ने इन मकानों को स्थायी निवास हेतु लेने का प्रयत्न किया, तब तब उपद्रव बढ़ गए हैं और ऐसा लगा है कि उन्हें अज्ञात उपद्रवियों द्वारा, जिनकी धूमिल आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है, उठाया, धकेला या खदेड़ा जा रहा है। ऐसे उपद्रवों के बीच किसी का ठहरना कठिन होता है और जैसे तैसे जान बचाते हुए भागते ही बनता है। इन परिस्थितियों में वे मकान मुद्दतों से खाली पड़े हैं। कुछ हिम्मत वालों ने 4-4, 6-6 की मंडली बनाकर वहां पर पैर जमाने का प्रयास किया, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी है। फलतः सर्वत्र यह बदनामी हो चुकी है कि इन मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। इन मकानों में होने वाली हरकतों और संबंधित पूर्व घटनाओं की खोज करने हेतु इतिहास विशेषज्ञ नृतत्व विज्ञानी प्रोफेसर रिचर्ड सीमेंट बड़ी दिलचस्पी के साथ इन्हीं मकानों के इर्द गिर्द डेरा डाले रहते हैं। जिन्हें भूत प्रेतों की लीलाओं को देखने की दिलचस्पी होती है, उन्हें इनमें से किसी मकान की चाबी मालिकों से प्राप्त कर जितनी देर हरकतें देखने की इच्छा हो दिखाकर वापस लौटा देते थे। प्रवेश करने वाले हिम्मत वाले रहे हों तो बिना घबराए सब कुछ देख सुनकर लौट आते थे। जिन्हें डर के मारे परेशानी होती, उनकी बात दूसरी थी, पर धक्का मुक्की, मारपीट जैसी हरकत किसी को नहीं झेलनी पड़ी। एक बार उनके साथ एक पत्रकार एक प्रेतग्रस्त मकान में गए और उन्होंने जो कुछ देखा उस थोड़ी देर के अनुभव को अपने अखबार में छापा। पढ़ने वालों के अनेक पत्र रिचर्ड के पास आए, जिनमें से अधिकांश प्रत्यक्षतः इस प्रेत लीला को देखना चाहते थे एवं परोक्ष जगत व मरणोत्तर जीवन पर विश्वास रखते थे। प्रोफेसर रिचर्ड सीमेंट के लिए तो प्रेत विद्या शोध का विषय था। दिलचस्पी रखने वालों को वे अपने अनुभव सुनाते तथा प्रेतों के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को सुधारने की शिक्षा भी देते थे। प्रेतों से संपर्क साधना उनकी हॉबी के रूप में विकसित हो गया था। अमेरिका की तुलना में इंग्लैंड में प्रेतों पर विश्वास रखने वालों की संख्या अधिक है। राजघराने के समस्त पुराने किले, कैसल्स वहां अभिशप्त बताए जाते हैं। 9वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बने ऐसे अनेकों किले हैं जिनमें प्रेत लीला का तांडव नृत्य देखा व अनुभव किया गया है। ऐसा ही चिल्हम नामक
12वीं शताब्दी का बना एक किला उत्तरी इंग्लैंड में है, जहां अक्सर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है। रात्रि में सामान्यतः वहां कोई नहीं ठहरता। एक बार एक नर्तकी किम्नो वॉक रात्रि विश्राम हेतु वहीं रुक गई। उस दिन रात्रि को उन्होंने एक विचित्र धुन सुनी और ऐसा लगा बलात् कोई उन्हें पकड़कर नृत्य करने पर विवश कर रहा है। घबराकर वे बीच में शूटिंग से लौट आई। आसपास वालों ने बताया कि इस किले का शासक किंग जॉन द्वितीय था, जो दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाते समय यहीं खाई में डूबकर 11 अक्टूबर 1216 ईस्वी को मर गया था। तभी से ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं। विश्वविख्यात रीडर्स डाइजेस्ट पत्र समूह की ओर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, फेक मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ ब्रिटेन। उसमें इस प्रकार की प्रेतात्माओं का वर्णन है जिन्हें किंवदंती, भ्रम या अफवाह कहकर हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। घटनाओं में उन प्रेतों का जिक्र है जो अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष परिचय सतत देते और अपनी उपस्थिति का भान कराते रहे हैं। पुस्तक में इंग्लैंड के डॉर्सेट स्थित सैनफोर्ड ऑर्कॉस नामक बंगले का जिक्र है, जिसमें कितने ही प्रेतों का आवागमन बना रहता है। वे वहां उपस्थित लोगों से वार्तालाप भी करते हैं और ज़रूरत की चीज़ों का आदान प्रदान भी। बुक ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स में ओल्डविक थिएटर की उस घटना का उल्लेख है जिसमें शेक्सपियर की आत्मा कुछ समय तक डेरा डाले बैठी रही। ईस्टर्न स्क्वायर लाइन नामक वायुयान कंपनी की एक बार दुर्घटना हुई थी। उसमें लगभग 100 यात्री मारे गए थे। वह घटना अपने समय की चर्चा बनकर समाप्त हो गई। कंपनी चलती रही और उसके दूसरे वायुयान उड़ते रहे। आश्चर्य यह देखा गया कि अधजले शरीर बोलती चालती स्थिति में उसी कंपनी के जहाज़ों में बिना टिकट यात्री सफ़र करते पाए गए। वे अपने लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं कराते और ना कहीं एक जगह बैठते। बीच की खाली जगह में ही वे प्रकट और लुप्त होते रहते। कभी कभी किसी परिचारिका की ट्रे में से कोई खाने पीने की वस्तु उठा लेते। घटना की प्रामाणिकता जांचने और उसे रोकने के कई प्रयत्न किए गए, पर उनसे कोई काम न चला। सिलसिला समय बीतने पर रुक गया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिरडम नगर में 3 लेन ओमेन होटल में कुछ डाकुओं ने उर्सुला नामक युवती को लूटा और उसको गला दबाकर मार डाला। खानापुरी के बाद लाश दफना दी गई, पर उर्सुला की विक्षुब्ध प्रेतात्मा होटल पर बहुत समय तक कब्जा जमाए रही। जो भी कमरा खाली देखती उसमें वह पैर फैलाकर आराम करने लगती। होटल के नौकर किसी खाली कमरे का ताला खोलते हुए डरते थे और घंटी बजाने के बाद उसमें प्रवेश करते। उन्हें ऐसे चिन्ह मिलते मानो उसमें से कोई अभी अभी उठकर गया है। उसने भी अपने को लूटने वाले डाकुओं से उसी होटल में बदला लिया। मारे दहशत के एक की मृत्यु हो गई, 2 ने आत्महत्या कर ली। इंग्लैंड के सफांक नगर में एक बंगला है, व्हीलिंग हाउस। उसमें अदृश्य आने जाने वालों की हरकतें तो अक्सर होती रहती थी, पर एक बार तो वहाँ विचित्र घटना घटी। रात को 12 बजे अचानक घंटी बजने लगी। दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो बाहर कहीं कोई नहीं था। घंटी तब भी बजती रही। बिजली की कोई खराबी समझकर उस लाइन का कनेक्शन काट दिया गया। पूरी लाइन से बिजली हट गई तो भी घंटी बजती ही रही। पूरे 2 दिन तक मिस्त्री इंजीनियर इसका कारण जानने और ठीक करने में लगे रहे, पर वे ना तो कोई कारण समझे और ना आवाज़ ही बंद हुई। कई दिन बाद शोर अपने आप ही शांत हुआ। प्रेतों का आवागमन कब्रिस्तानों, फांसी घरों, शमशानों व घटना स्थलों के अतिरिक्त जहां अधिक संख्या में देखा जाता है वह है अस्पताल। मरने वालों में से बहुत से ऐसे होते हैं
जिन्हें अस्पतालों में ही प्राण त्यागने पड़ते हैं। वहीं देर तक उनकी लाश भी रखी रहती है। पोस्टमार्टम भी होते हैं। इन कारणों से मृत आत्माओं का लगाव प्रायः उस क्षेत्र से हो जाता है। बीमारी के दिनों में भी तो वे बहुत समय वहाँ रहते हैं। असली घर की तुलना में यह अस्पताल ही मरने के दिनों में उनका घर बन जाता है। ऐसी दशा में उनका यहाँ लगाव होना स्वाभाविक ही है। संवेदनशील कर्मचारियों में से कईयों को कुछ दिन पूर्व अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति उस क्षेत्र में टहलते या कराहते दिखते हैं। यह उनकी मानसिक दुर्बलता अथवा स्थान से जुड़ी लोकमान्यता भी हो सकती है। एंडरवुल अस्पताल में एक नर्स थी। उसके जिम में बेहोशी की दवा सुंघाने का काम था। एक बार एक मरीज को उसकी गलती से दवा का डोज अधिक दे दिया गया और वह उसी कारण मर गया। नर्स को अपनी भूल पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने अस्पताल के ही एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके उपरांत उस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या नर्स बेहोशी की दवा देने आता तो मृत नर्स की आत्मा डॉक्टर या नर्स के कंधे पर हाथ रखकर कानों में कहती, प्रिय असावधानी ना हो। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में एक बूढ़ी नर्स उन रोगियों की असाधारण सेवा करती जो मृत्यु के मुख में जाने वाले होते। उनके प्रति वह सहानुभूति भी करती और सिरहाने बैठकर मदद करने वाली परिचर्या भी करती। पानी मांगने पर पानी ला कर देती। मल मूत्र त्यागने की इच्छा होती तो उसकी व्यवस्था स्वयं करती। वह मात्र रोगी को ही दिख पड़ती थी। अन्य कोई पास से गुजरने पर भी उसे देख न पाता। जब कभी उसकी उपस्थिति की चर्चा होती तो अनुमान लगा लिया जाता कि दूसरे ही दिन रोगी की मृत्यु होने वाली है। 19 जुलाई सन 1939 ईस्वी के मुंबई के ब्लिट्स अखबार ने मुंबई का एक समाचार छापा। फोर्ट इलाके की एक महिला को कुछ दिन पूर्व एक बिना नाम का पत्र मिला जिसमें उसे कई तरह की धमकियां दी गई थी। यह समझा गया कि यह काम किसी बुरे व्यक्ति का है। महिला की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। पुलिस का भी प्रबंध कर दिया गया। एक दिन महिला कुछ खरीदने के लिए सहकारी भंडार पहुंची। उसका नौकर साथ था। उसने पूरी सतर्कता बरती तो भी उस महिला की पीठ पर ब्लेड के निशान पाए गए। पुलिस ने समझा कि यह काम किसी जेब कतरे का है जो उसके कंधे से लटके हुए बैग को काटना चाहता होगा। उन्होंने खुफिया तौर पर निगरानी रखी पर कोई भी नहीं दिखा। दूसरे दिन भी यह स्थिति बनी रही। उक्त महिला अपने पति के साथ भ्रमण के लिए निकली तो उसकी बाह, पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों में ब्लेड की खरोंचें पाई गई। कपड़े कई जगह से कटे थे। पुलिस घर में भी निगरानी रख रही थी पर यह पहेली अंततः पहेली ही रही। लोगों ने अनुभव किया कि यह मामला भी स्पष्ट ही मनोगति अर्थात प्रेत तत्व से संबंधित है। जर्मनी में अनाथों को संरक्षण प्रदान करने वाली एक विख्यात अनाथाश्रम संस्था काम करती है। उस संस्था के भूतपूर्व डायरेक्टर बहुत चरित्रवान और नेक नियत व्यक्ति वाले समझे जाते थे। लिफाफे के भीतर रखे पत्र की परिभाषा तो वही जान सकता है जिसका पत्र हो। बाहर से ईमानदार का आवरण ओढ़े वे सज्जन अपनी आत्मा से अपने पाप छिपा नहीं सके। कोई नहीं देखता इसलिए धन चुराया जा सकता है, रिश्वत ली जा सकती है, मिलावट की जा सकती है, पशुवध, हत्या, डकैती आदि किए जा सकते हैं। उनका यह अज्ञान शीघ्र धुल गया। जबकि मृत्यु के इस पर्दे पर तो उनकी प्रशंसा हो रही थी, दूसरे पर्दे पर वे प्रेत योनि का कष्ट भुगतने लगे। भूत योनि में पड़े संचालक को ईश्वरीय प्रेरणा से ऐसा सूझा कि आश्रम का जो धन चोरी छुपे इकट्ठा कर अपने पुत्र को छोड़ दिया है, यदि अभी भी उसे मानकर पश्चाताप कर लिया जाए तो उस दुखद प्रसंग से छूटा जा सकता है।
यह विचार आते ही वह एक दिन अपनी सेविका को दिखाई दिया। बुढ़िया को अपने मकान के एकांत में ले जाकर भूत ने एक दस्तावेज निकलवाया, जिसमें उसने अपने हस्ताक्षरों सहित यह स्वीकार किया था कि उसने बहुत सा धन चोरी करके अपने पुत्र को दिया है। वह धन उससे लेकर संस्था को दे दिया जाए। बुढ़िया वह प्रमाण पत्र लेकर वर्तमान डायरेक्टर के पास गई। उन्होंने भूतपूर्व संचालक के लड़के से इस संबंध में पूछा तो लड़के ने कोई भी धन देने से इनकार कर दिया। निदान उस दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत हुआ। लड़के के बयान लिए जाने लगे। उस समय जैसे ही उसने कहा, मुझे मेरे पिता ने कोई धन नहीं दिया, भूत की बात मिथ्या है, सब कुछ जाली है, वैसे ही उसके गाल पर ऐसे जोर का तमाचा पड़ा कि सारा कोर्ट स्तब्ध रह गया। लड़के ने गाल पर हाथ रख लिया, पर कोई दिखाई तक नहीं दिया कि तमाचा किसने मारा है। इसी समय एक अज्ञात कांपती आवाज़ भी आई, सचमुच मैंने रुपए चोरी किए थे, वे रुपए संस्था को दे दिए जाएं। कचहरी में चारों ओर से पहरा था। चिड़िया भी अंदर नहीं घुसी थी, किंतु वह आवाज़ सबने सुनी, पर कोई नहीं देख पाया कि आवाज़ किसने दी थी। आखिर लज्जित होकर युवक ने बाप का चोरी किया हुआ सारा धन न्यायालय में जमा कर दिया। भटकती प्रेतात्मा का प्रतिशोध। ब्रिटिश शासनकाल के एक अंग्रेज डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर क्रिग ने भारत में रहते हुए कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है, उसकी भूमिका में लिखते हैं कि यदि यह मुकदमा मेरे समक्ष ना चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास न करता, क्योंकि प्रेतात्माओं के अस्तित्व पर इससे पूर्व मैंने कभी विश्वास किया ही नहीं। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम का सार संक्षेप इस प्रकार है। घटना जनवरी 1937 ईस्वी की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला, उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की ध्वनि सुनाई दी। इस ध्वनि को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे भारतीय मुस्लिम अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी महोदय उस बंगले में रहने लगे तो पहले ही दिन ठीक अर्धरात्रि के समय एक सफ़ेद पोश महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की ध्वनि उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चीत्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे और उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाल लिया। रात्रि के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां और फिर ठहाका मार हंसने की आवाज़ और बाद में जहांगीरी घंटों की ध्वनि सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर और सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्र सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई एवं उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का आदेश प्रसारित किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्य स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर महोदय ने सिपाहियों की चारों ओर तैनात कर दिया और स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। श्री आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके निकट से उछल कूद मचाती कमरे में ही विलुप्त हो गई।
वह भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात्रि के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोश महिला की छाया आगा साहब को दिखाई दी। आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर अकारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका यह रिवॉल्वर मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। यह सुनकर आगा महोदय सहम गए और नम्र भाव से बोले, देवी, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित नारी हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में सहायता कर सकेंगे? यदि वायदा करें तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊं। आगा साहब ने तुरंत कहा, खुदा के नाम पर वायदा पक्का। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना आरंभ किया। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पूर्व का मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता से आकृष्ट होकर शिमला का तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजैक मुझे प्यार करने लगा। मैंने इसे यीशु की कृपा समझ प्रेम को ही परमेश्वर मान लिया और माँ के विरोध के बावजूद भी आइजैक से कोर्ट मैरिज कर ली। आइजैक को भी अपने माता पिता का कड़ा विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजैक का ही था और हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने यीशु के नाम पर वैसा ना करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई। तब भी मेरी माँ ने आइजैक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाला, क्योंकि उसकी दृष्टि में पैसे का महत्व अधिक था और मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी बीच आइजैक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजैक ने बताया कि यदि वह नहीं जाएगा तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। अस्तु मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया और बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 माह बाद आइजैक आया और प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने विस्मयपूर्वक पूछा, आगे क्या हुआ, बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आइजैक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर महोदय, मैं चाहती हूँ कि आइजैक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राणदंड दिलाया जाए। मैं हर प्रकार के सबूत दूंगी। इंस्पेक्टर ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया और भविष्य में मिलने की बात कहकर वहां से चला गया। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा कुछ अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आइजैक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आइजैक के वकील ने कहा, यदि उक्त बयान आवेरी का है तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा और दूसरे दिन पुनः उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पूर्व ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, कागज कलम बढ़ाइए, मैं हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर ने कागज कलम आगे बढ़ाकर टेबल पर रख दिया और देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो बयान इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील व जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे
या कोई ऐसा प्रमाण दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा पुनः रात्रि में आवेरी से मिलने गया और उसे सारी बात बताई। तो आवेरी ने मुंबई से भेजा गया आइजैक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात टेबल पर रख दिए। आवेरी ने यह भी बताया आइजैक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा और फर्जी तार आइजैक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए करवाया था। मेयो स्कूल फॉर गर्ल्स में मेरी सीनियर कैम्ब्रिज तक की शिक्षा के कागजात देखकर भी हस्ताक्षरों को प्रमाणित कराया जा सकता है। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आइजैक के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आइजैक ना तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दी थी और ना यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आइजैक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे प्राणदंड की सजा दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। उस दिन अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई और अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे मिल न सकूंगी। आपके उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकती। मेरी आकांक्षा है कि बेडरूम के पीछे की बगीचे की ओर वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें और अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया विलुप्त हो गई। प्रातः होते ही इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उसमें एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 के सोने जवाहरात के आभूषण और लगभग इतनी ही धनराशि रखी मिली। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी से बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, किंतु सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी और सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। प्रेतों का अस्तित्व और स्वभाव। हेलेन जैकब की गणना अमेरिका के मूर्धन्य साहित्यकारों में होती है। एक बार एक प्रवास के दौरान उन्हें 4 महीने एक ऐसे मकान में गुजारने पड़े जो भूतहा था। भूत के उपद्रवों और कारस्तानियों का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। यहाँ उसका सार संक्षेप में प्रस्तुत है। जिस मकान की चर्चा लेखक ने अपनी पुस्तक में की है वह नया नया बनकर तैयार ही हुआ था। मध्यम आकार की वह एक 2 मंजिला इमारत थी और पुराने मकानों में से कुछ अलग दूरी पर बनी थी। लेखक को उस क्षेत्र में यही एकमात्र खाली मकान मिला। अस्तु पत्नी सहित उसी में ठहर गए। दिन में कोई असामान्य बात नहीं हुई। रात जैकब की पत्नी हेलेन ऊपरी तल के बेडरूम में लेटी हुई थी। जैकब स्वयं अध्ययन कक्ष में लेखन कार्य में व्यस्त थे। गर्मी के दिन थे, अतः सारी खिड़की दरवाजे खुले थे। थोड़ी देर बाद में बगल वाले कमरे से हेलेन की आवाज़ आई। पूछ रही थी कि क्या यह थपकी की आवाज़ आपने की है। जैकब ने समझा कि शायद टेबल पर कलम से कोई ध्वनि उत्पन्न हुई हो। उसी के बारे में हेलेन पूछ रही है, अतः उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पुनः उसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई तो हेलेन ने कहा कि उसने जो ध्वनि सुनी वह इससे भिन्न थी। वह ऐसी थी जैसे कोई सामने की ईंट पीछे रास्ते को किसी पतली छड़ी से ठोक रहा हो। जैकब ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और हेलेन का स्वप्न अथवा भ्रम समझकर टाल दिया। इसके बाद फिर कुछ असामान्य नहीं घटा। दूसरी रात लेखक और उसकी पत्नी निचले तल पर थे। रात के करीब 10 बजे फिर वही ईंट पीछे रास्ते पर छड़ी से ठोकने की सी ध्वनि उत्पन्न हुई। लेखक और उसकी पत्नी टॉर्च लेकर तुरंत बाहर निकले, पर बाहर बिल्कुल सुनसान था। देर तक खोजबीन के बावजूद भी किसी व्यक्ति अथवा पशु की उपस्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। उस दिन के बाद से वह घटना बिल्कुल आम बन गई और सैकड़ों बार घटी। हर बार रहस्य का पता लगाने की कोशिश की गई, पर हमेशा असफलता ही हाथ लगी। इस घटना के अतिरिक्त बीच बीच में अन्य घटनाएं भी घटती रहीं।
एक रात लेखक रोशनी बुझाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि जमीन पर माचिस की तीलियां डिब्बे सहित गिरने की आवाज आई। जैकब अविलंब उठे, रोशनी जलाई और कमरे को छान डाला। कहीं कोई तिनका भी फर्श पर नहीं दिखा। एक अन्य रात समाचार पत्र के पन्नों के नीचे कमरे के फर्श पर फिसलने की ध्वनि सुनाई पड़ी। फिर उठकर जैकब ने कमरे की छानबीन की, परंतु कागज का एक टुकड़ा भी कमरे में नहीं दिखाई पड़ा। इसी प्रकार एक रात एक व्यक्ति के चमड़े के जूते पहनकर निचले तल के कमरे में चलने की आवाज सुनाई पड़ी। एक दिन हेलेन ऊपरी तल पर चौके के काम में व्यस्त थी। तभी नीचे से किसी की स्फुट आवाज आई, क्या ऊपर बहुत व्यस्त हैं? आवाज उसकी एक पड़ोसिन से मिलती जुलती थी। उसने तुरंत छानबीन की। उक्त पड़ोसिन से इस बारे में जानकारी चाही तो उसने इन सब के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। अब तक जितनी भी घटनाएं घटी थी वे सभी छोटे स्तर की सामान्य घटनाएं थीं। एक रात जैकब दंपत्ति अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ रहे थे कि बगल के गैरेज से किसी चीज के गिरने जैसी तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे तक में स्पष्ट सुनी जा सकती थी। आवाज किसी विशाल पियानो के जमीन पर गिरने और टकराकर चूर चूर होने जैसी थी। यद्यपि उस गैरेज का इस्तेमाल लेखक दंपत्ति किताब स्टोर के रूप में कर रहे थे, वहां पर टूटने लायक इस प्रकार की अन्य कोई चीज नहीं रखी थी। फिर भी मन को सांत्वना देने के लिए जैकब ने टॉर्च उठाई और गैरेज पहुंचे। गैरेज का हर कोना छान मारा, जमीन पर कुछ भी गिरा नजर नहीं आया। अंततः जैकब पिशाच की कारगुजरी समझ अपने कमरे में लौट गए। कर्ण कुहरों को विदीर्ण करने वाली यह गगनभेदी ध्वनि उस रात कुल मिलाकर 3 बार उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अवसरों पर भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। एक बार लेखक महोदय के एक मित्र, पत्नी व बच्चे उनके यहाँ कुछ दिन के लिए आए। एक रात दोनों की पत्नियां व बच्चे थिएटर देखने चले गए। जैकब व उनके मित्र को किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी थी, अस्तु दोनों घर पर रुक गए। कुछ समय में दोनों वार्ता में व्यस्त हो गए। तभी ऊपरी मंजिल पर किसी के कदमों की आहट आई। जैकब इसे अनसुनी कर गए, किंतु मित्र महोदय से ना रहा गया। उन्होंने पूछ ही डाला। जैकब से भूत के बारे में जानकर सहसा उसे विश्वास न हुआ। सिर के ऊपर ऊपरी मंजिल पर पदचाप लगातार आ रहे थे। टॉर्च लेकर दोनों दबे कदमों से उस कमरे में पहुंचे, मगर प्रेत पहले से ही सावधान था। दरवाजे तक उनके पहुंचते ही पगध्वनि गायब हो गई। बिजली की रोशनी में कमरे का चप्पा चप्पा ढूंढा गया, कोई नहीं था। निराश होकर दोनों लौट आए। उस रात उनकी वार्ता और आगे नहीं चल पाई तथा महिलाओं के लौटते ही वे सोने की तैयारी में जुट पड़े। कमरे छोटे होने के कारण अतिथि अर्थात मित्र, उनकी पत्नी व लड़की तीनों ने एक ही कमरे में बिस्तर लगा लिए। हेलेन बगल वाले कमरे में लेखक के बिस्तर पर सो गई, जबकि स्वयं लेखक निचले तल में एक सोफे पर सो गए। अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि ऊपरी मंजिल पर अतिथि मित्रों की चहलकदमी और दबी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कुछ देर के बाद वे आवाज़ें बंद हो गई। सवेरा होते ही मित्र ने जैकब के कमरे में आकर रात की उन रहस्यमयी आवाज़ों के बारे में पूछा। लेखक चौंके और अपनी अनभिज्ञता दर्शाई। बाद में मेहमान ने जैकब को बताया कि रात उनके बिस्तर पर जाते ही गैरेज से इतनी तेज आवाज़ आई मानो गैरेज की छत ढहकर ध्वस्त हो गई हो। हेलन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। वस्तुतः यह वही ध्वनि थी जिसे जैकब दंपत्ति ने पहले 3 बार सुना था। विशाल पियानो का जमीन पर गिरकर चूर चूर होना, पर आश्चर्य की इतनी तीव्र ध्वनि भी इस बार उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। इस घटना से उनके मित्र को भी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि सवेरे मित्र के साथ लेखक ने
अन्य अवसरों की भांति इस बार भी गैरेज की बारीकी से छानबीन की, मगर परिणाम पहले जैसा ही था। कोई किताब भी गिरी नहीं दिखाई पड़ी वहाँ। जैकब तर्क और तथ्य को मान्यता देने वाले मनीषियों में एक हैं। इन 4 महीनों में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में वे कारण ढूंढते रहे, पर अंत में इस मान्यता को स्वीकारने के लिए विवश हुए कि प्रेत सत्ताएं होती हैं और वे मनुष्यों के साथ छेड़खानी करना पसंद करती हैं। जिस स्थान से उन्हें मोह होता है, वहाँ वे सूक्ष्म रूप से बनी रहती व अपने अस्तित्व का परिचय देती हैं। लोगों का किसी प्रकार का हित नहीं करती, पर कुछ विक्षुब्ध आत्माएं रोगी बनाकर भगा बैठने तक का उधम मचा देती हैं। मरणोत्तर जीवन का अस्तित्व असंदिग्ध है। ऐसी घटनाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं। पॉल ब्रंटन का मृतात्माओं से संपर्क। मिस्र के पिरामिडों का रहस्य अभी भी वैसा ही अविज्ञात बना हुआ है जैसे पहले कभी था। फ़ैरो शासकों की ये कलाकृतियाँ वास्तुकला विशेषज्ञों के लिए इसलिए रहस्यमयी हैं कि उस क्षेत्र में दूर दूर तक उस स्तर के पत्थर नहीं हैं जैसे कि उनमें प्रयुक्त हुए हैं। फिर वे इतने भारी हैं कि उन्हें उतनी ऊंचाई तक उठा ले जाना और फिटिंग में कहीं रत्ती भर भी अंतर दृष्टिगोचर न होना मानवीय श्रेय के लिए आज भी नितांत असंभव सा लगता है। इसके लिए उठाने वाली और रेतने वाली आधुनिकतम मशीनें ही कदाचित सफल हो सकें, जिनके उस ज़माने में उपलब्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर वे इतने रहस्यमय ढंग से विचित्र आकृतियों में कैसे बनाए गए, जबकि संसार में उनसे भी सुंदर इमारतें रही हैं। उनकी अनुकृति की जाती तो और भी सरल, सस्ते और सुंदर बन सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं सोचा गया, क्यों नहीं किया गया? यह काफ़ी समय तक एक रहस्य बना रहा। मिस्र पर जब नेपोलियन ने चढ़ाई की और उसे जीता, तो प्रचलित किंवदंतियों के संदर्भ में उसने इन पिरामिडों की नए सिरे से खोज की। उसने उन्हें ज्योतिर्विज्ञान की शोध दृष्टि के आधार पर बना पाया। मध्याह्न रेखा और ध्रुव व्रत का सही स्थान ढूंढकर ही वह स्थान चुना गया जहां ये पिरामिड बने हैं। उनमें जहां तहां ऐसे छिद्र भी है जो ब्रह्मांड की झांकी कराते हैं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जो चल अंतर पड़ा है उसका विवरण बताते हैं। अंग्रेज़ों का शासन जब उस क्षेत्र पर हुआ तो उन्होंने कब्रों के साथ दबी हुई बहुमूल्य संपदा खोज निकालने और पुरातत्व विज्ञान से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से भीतरी भागों की खोजबीन की, पर आश्चर्यजनक ढंग से शोधकर्ताओं को ऐसी मृत्यु होती रही जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण समझा नहीं जा सका। उन दुर्घटनाओं को इस खोद कुरेद का अभिशाप माना जाता है। तो भी वह क्रम साहसी लोगों ने आगे भी चलाया, किंतु अविज्ञात रहस्य या बात का पतंगड़ बनाकर उन लोगों ने भी विराम ले लिया। कहा जाता रहा है कि पुरातन काल के फ़ैरो राजाओं की आत्माएं अभी भी पिरामिडों के अंतराल में विद्यमान हैं और जब तब अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। इसकी परख करने के लिए जो लोग किसी प्रकार उनमें घुस गए और रात्रि के दृश्य देखने के लिए रुक गए, उनमें से अधिकांश मर गए या पागल होकर लौटे। अभी भी विश्व के उन 7 आश्चर्यों में से एक माने जाने वाले इन पिरामिडों को देखने कितने व्यक्ति आते हैं और फोटो खींचकर या इधर उधर चक्कर लगाकर खाली लौट आते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले रक्षकों या दुकानदारों के मुंह से चित्र विचित्र किंवदंतियां सुनने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। जिन भूतों के साथ छेड़खानी करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती और उपयोगिता भी नहीं जान पड़ती। इंग्लैंड के विश्वविख्यात आत्मिकी एवं पुरातत्वविद कथा लेखक पॉल ब्रंटन ने इस संदर्भ में एक अनोखा साहस किया और वे जान हथेली पर रखकर किसी प्रकार गहराई में बनी कब्रों में रात बिताने के लिए उद्यत हो गए।
साथ में चलने के लिए उन्होंने एक मिस्री व्यक्ति से अनुरोध भी किया और उसे लालच भी दिया, किंतु उसे अपनी जान गंवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया और साथ ही उन्हें भी सलाह दी कि वे ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अकारण ही जान गंवानी पड़े। ब्रंटन रहस्यों का पता लगाने और मानवीय ज्ञान में एक कड़ी जोड़ने के काम को कम महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, इसलिए वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और चौकीदारों से आंख बचाकर उस कक्ष में जा घुसे जिसमें सम्राट तूतनखामन की कब्र बनी हुई है और उसके भीतर बहुत सा लबाजमा भी गड़ा हुआ है। पॉल ब्रंटन इससे पूर्व रहस्यमयी विद्याओं की खोज करने के संदर्भ में भारत की यात्रा भी कर चुके थे। हिमालय की कंदराओं तथा रहस्यमय योगियों से उन्होंने भेंट भी की थी। यहाँ आने पर उनकी जिज्ञासा घटी नहीं, बढ़ी ही थी। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि बहुतों में अतीन्द्रिय क्षमताएं अनायास ही होती हैं। बहुत से उन्हें अपनी तप साधना के सहारे जागृत भी कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई जिज्ञासा ही पिरामिडों में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं के संबंध में और अधिक जानने के लिए मिस्र घसीट ले आई थी। वे पिरामिडों के संबंध में प्रचलित अनेकानेक किंवदंतियों की सत्यता जानने के लिए अपनी जान हथेली पर रखने के लिए राजी हो गए। कई दिन चक्कर काटने के उपरांत ब्रंटन ने भीतरी कक्ष में प्रवेश पा लिया। एक टॉर्च तथा चाय का थर्मस लेकर वहां एक पत्थर पर बैठ गए। ब्रंटन द्वारा प्रकट किए गए अनुभवों के आधार पर जाना गया कि वे उस अंधेरे क्षेत्र में एक चट्टान पर इस प्रकार लेट गए थे कि किसी अज्ञात आगंतुक को उनकी उपस्थिति का सहज ही पता न चले। थोड़ी सी रात्रि बीतते बीतते वहां उन्हें भारी ठंड लगने लगी, जबकि वह समूचा क्षेत्र बालू तपने से गर्म रहता है। कसी हुई जैकेट पहनकर उन्होंने अपनी शीतजन्य कठिनाई का समाधान किया। थोड़ी रात्रि बीतते ही वहां की निस्तब्धता टूटी और भयावह आकृतियों के आगमन की सूचना मिलने लगी। घने अंधकार के बीच भी उन आत्माओं की आकृतियां उभर रही थी। कुछ न सूझ पड़ने पर भी वे अपनी हरकतों का परिचय ध्वनि के आधार पर देते रहे। यह क्रम कई घंटे चलता रहा। उनका उद्देश्य इस अजनबी को डराकर, भयभीत कर, विक्षिप्त कर देने या प्राण छोड़ बैठने की स्थिति तक पहुंचा देने का था। पर ब्रंटन इतने डरपोक नहीं थे। यदि होते तो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा सुनाई गई अनेक डरावनी घटनाओं पर ही विश्वास करके इरादा छोड़ बैठते। उन्हें बड़ी से बड़ी कठिनाई सहकर भी सत्यता को खोज निकालने की धुन थी। सन्नाटा छा गया। उसे चीरती हुई दो दिव्य छायाएं प्रकट हुई। उनमें से एक राजा प्रतीत होता था और दूसरा पुरोहित। दोनों शांत मुद्रा में थे। उन्होंने नवागंतुक के आगमन का अभिप्राय बिना पूछे ही जान लिया और हाथ उठाकर सहायता करने जैसा आश्वासन दिया। इसके उपरांत वे आत्माएं उनके शरीर को तंद्राग्रस्त बनाकर सूक्ष्म आत्मा रूप में अपने साथ ले गई और किसी विचित्र लोक में पहुंची। वहां डरावना जैसा कुछ नहीं था, वरन शांति का साम्राज्य था और निवासी अधिक ऊंची आत्मिक स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयत्नशील थे। संभवतः मृत आत्माओं में से जो विचारशील थे, आत्मिक दृष्टि से ऊंचे उठे हुए थे, उनके लिए बना हुआ यह विचित्र क्षेत्र था। उन आत्माओं में से जो प्रमुख थी, उन्होंने एक ही परामर्श दिया कि बाहर से अपने को समेटो और भीतर के क्षेत्र में प्रवेश करो। वहाँ वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। दिव्य क्षमताओं की उपलब्धि के लिए बाहर से किसी का आश्रय लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक सरल है कि अपने को समझा जाए और उसका परिशोधन किया जाए। इतना संक्षिप्त और सारगर्भित मार्गदर्शन पाकर ब्रंटन जैसे विद्वान का समाधान हो गया। वे वापस शरीर चेतना में लौटे तो उस क्षेत्र में विद्यमान डरावनी आत्माएं भयभीत करने की स्थिति में नहीं थी। हलचलें उनकी चल रही थी, पर वह सब कुछ सामान्य प्राणियों की स्वाभाविक उछल कूद जैसा लगता था। भोर होते ही चौकीदारों ने जैसे ही पिरामिड का फाटक खोला, वे बाहर निकल आए और नया दृष्टिकोण लेकर वापस लौटे कि प्राणी चाहे जीवित स्थिति में हो
या मृतात्मा के रूप में अपने स्वभाव के अनुरूप ही आचरण करते रहते हैं। उनसे ना अधिक लाभ मिल सकता है, ना हानि की संभावना है। अपनी आत्मा ही सब कुछ है। चर्च के पादरी भी प्रेत बाधा की चपेट में। एक समय ऐसा था जब लंदन शहर के सेंट पॉल चर्च के पादरी रेवरेंड डगलस बीन को इन बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं था कि भूत बाधाएं मनुष्यों पर अपना आधिपत्य जमा सकती हैं। वे प्रायः इस प्रकार की बातों पर कहते कि यह मामला मूलतः मनोचिकित्सकों का है। मार्च 1974 ईस्वी में उनका ध्यान एक तरुण युवती की ओर आकर्षित किया गया, जो चर्च में प्रार्थना के लिए तो नहीं आती थी, किंतु चर्च की सीमा में ही रहती थी और बहुत दिनों से मुख्य अस्पताल में मनोचिकित्सकों द्वारा हिस्टीरिया का उपचार करवा रही थी। मनोचिकित्सक परेशान थे। रोगिणी के कथन के अनुसार जब उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ता, उसको कई दुरात्माएं आकर बुरी तरह से तंग करती और मार डालने का प्रयत्न करती। पादरी बीन ने पहले उस युवती से मिलकर सच्चाई का पता लगाया। फिर चर्च के अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने उस पर एक परंपरागत प्रयोग का निश्चय किया। उन्होंने जिस मकान में वह युवती रहती थी उसका इतिहास ज्ञात किया तो मालूम हुआ कि वह मकान दर्दनाक घटनाओं से संबंधित रहा है। उसमें पूर्व में 2 लोगों की हत्या की गई है और उस युवती के कमरे में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। पादरी ने अपने कर्मकांडों द्वारा एक पवित्र वातावरण बनाया, फिर प्रभावशाली ढंग से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। इससे प्रभावित होकर वह युवती तड़प कर चीखी और पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई। उसके बाद उस युवती को फिर कभी वैसी तकलीफ नहीं हुई, किंतु पादरी महाशय बीन ने, जो आधुनिक विचारधारा के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसी शाम को अपने आप को एक भयंकर असहनीय मस्तिष्क की वेदना से ग्रसित पाया। वेदना के साथ उनकी नाक में से रक्त का प्रभाव भी होने लगा। कुछ दिनों तक चिकित्सा करवाने पर जब उन्हें लाभ नहीं हुआ, तब उन्होंने एक अन्य पादरी से अपने पर एक मंत्र तंत्र प्रयोग करने को कहा। प्रयोग सफल रहा और उन्हें अपनी व्याधि से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार की घटनाओं ने दोनों रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पादरियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। उस समय वातावरण में भूत प्रेतों की बाधा और उन पर मंत्र तंत्र के प्रयोग की चर्चा एक आम बात थी, पर इन पर विश्वास न करने वाले जब इस प्रकार के रोगियों को मनोचिकित्सक के पास ले जाते तो वह उन्हें हिस्टीरिया का बताकर गलत निदान करते। प्रश्न यह उठा कि आधुनिक तर्क प्रधान युग में चिकित्सा पद्धति क्या हो। पोप पॉयस 6 ने अपने एक वक्तव्य में भूत प्रेतों की सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया था। एक्सेंटर के बिशप रॉबर्ट मॉर्टिमोर ने एक कमीशन का गठन किया और उनसे सुझाव मांगे कि चर्चों की विक्षुब्ध प्रेतात्माओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और क्या मंत्र तंत्र का प्रयोग इन पर उपयोगी सिद्ध होगा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन 1976 ईस्वी में पेश की, जिसके अनुसार उन्होंने एक मत से प्रेतात्माओं के अस्तित्व को स्वीकार किया और उसके लिए मंत्र तंत्र की उपचार प्रक्रिया को आवश्यक बताया। उन्होंने सुझाया कि अलग अलग सीमाओं का निर्धारण कर उनमें अलग अलग तांत्रिकों की नियुक्ति उनके प्रशिक्षित होने के बाद की जानी चाहिए। नियुक्ति केवल बिशप ही परख कर करें और इसमें अन्य चर्चों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उनका मत था कि इस प्रक्रिया की पुष्टि करने में उनका उद्देश्य जनसाधारण को भयभीत कराना नहीं है, बल्कि उस परोक्ष जगत की सत्ता को स्वीकार करने हेतु सहमत करना है जिसे प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग नकारते देखा जाता है। इस रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड में एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ। प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का कहना था कि जहां विज्ञान प्रगति की नई मंजिलें छूता चला जा रहा है, वहां ऐसे प्रतिपादन अंधविश्वासों व मूढ़ मान्यताओं को ही बल देंगे। एक ब्रिटिश
पास्टर जॉन एम्बुरी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मात्र मंत्र शक्ति की महत्ता को प्रमाणित करना है। उनका मत था कि विक्षोभ संक्षोभ की अंतर्द्वंद बनकर व्यक्ति को प्रताड़ित करते एवं विभिन्न व्याधियों को जन्म देते हैं। यदि मनुष्य का सर्वांगपूर्ण उपचार करना है तो विज्ञान को थोड़ा उदार बनकर परोक्ष जगत के क्रियाकलापों और घटनाओं को प्रमाणों के आधार पर स्वीकार करना ही होगा। प्रश्न इस बात का नहीं है कि प्रेत होते हैं कि नहीं, प्रश्न यह है कि ऐसे घटनाक्रमों का वैज्ञानिक समाधान क्या हो। जेफरी बेल नामक एक पादरी को रॉवेंसथोर्प की एक परियोजना द्वारा विनिर्मित नए मकानों में रहने वाली कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें विचित्र आकार के भूतों की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डियों में बड़ी ही ठंडी सिहरन पैदा होने लगती है। पादरी बेल ने रविवार के दिन प्रत्येक मकान में एक एक पवित्र क्रॉस पहुंचवा दिया और कहा कि वे उस क्रॉस को अपने सोने वाले कमरे में दीवार पर टांग दें। इसके बाद प्रत्येक मकान पर जाकर आशीर्वचन पढ़े। इसके पश्चात भूतों का उपद्रव शांत हो गया। ड्रैकुला के चिर परिचित फिक्शंस में दुरात्माओं से जूझने हेतु पवित्र चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। लीड्स नामक एक औद्योगिक नगर में, जो इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है, कई कमरों वाले एक विशाल भवन का निर्माण हुआ था, परंतु जैसे ही कुछ लोग उनमें निवास के लिए आए, उन्हें भूत बाधाओं द्वारा सताया जाने लगा। उपचार प्रक्रिया करने पर उन्हें शांति मिली। भूत बाधाएं कार जैसी मशीनों के साथ भी खिलवाड़ कर सकती हैं। इसका एक उदाहरण सिल्वर एंड के जॉर्ज बेकर के साथ हुई एक घटना के रूप में मिलता है। जॉर्ज बेकर एक दिन गर्मी के मौसम में शाम के समय अपने एक मित्र के साथ अपनी पुरानी कार में घूमने प्राकृतिक दृश्यों की सैर के लिए निकले। वे अपनी कार को रोककर इंजन बंद कर उतरने को ही थे कि एक नारी की हंसी ने, जो कार की पिछली सीट पर से सुनाई दी थी, उन्हें कपा दिया। उनके मित्र ने भी यह आवाज़ सुनी एवं आवाज़ के साथ ही एक जोर की ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। गर्मी के मौसम में शीत वायु की आशा भी नहीं की जा सकती थी। बेकर भयभीत हो मित्र के साथ किसी प्रकार वापस घर पहुंचे। उन्होंने सारा वृतांत पादरी एंथनी मैस्टोन को सुनाया, जिन्होंने उनकी कार पर पवित्र जल से अभिषेचन किया और कुछ मंत्र भी पढ़े। फिर वैसी हंसी कभी सुनाई तो नहीं दी, किंतु अपने आंतरिक भय के कारण बेकर ने वह कार बेच दी। फिर ऐसी घटना उनके साथ कभी नहीं घटी। जे.सी. नेलस्मिथ लंदन के एक गांव हैम्स्टेड के सेंट सेवियर चर्च के पादरी थे। लंदन के बिशप ने उन्हें कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर अपने मंत्र तंत्र का लाभ लोगों को देने के लिए जाने का अधिकार दे रखा था। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। उन्होंने अपने मंत्र तंत्र का उपयोग अनेक बार सफलतापूर्वक किया। यद्यपि उनकी भूत उतारने की विधि को लेकर उनकी आलोचना भी हुई, फिर भी उनके पास आने वालों का तांता लगा ही रहता था। वे लोगों को घुटनों के बल खड़ा करते और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे पवित्र जल से अभिसंचित करते। थोड़ी छटपटाहट के बाद व्यक्ति शांत हो जाता। भूत बाधा से मुक्ति पाने के लिए अनेक देशों से अनेक जाति के लोग उनके पास आया करते थे। एक बार उन्होंने एक ऐसी महिला को, जो स्वयं प्रेत बाधा का उपचार करने का दावा करती थी, इस प्रकार की विपत्ति में फंसने पर मुक्ति दिलाई। उनके मंत्रोपचार के फलस्वरूप वह औरत जोर से चीखी और तड़प कर गिर गई तथा शांत हो गई। फिर वह उठी और भागकर मेरी की प्रतिमा के पास गई और आंसू बहाने लगी। उसे फिर किसी विक्षुब्ध आत्मा ने तंग नहीं किया। उसने इस प्रकार के हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अमेरिका के डीन मैक्से के अनुसार प्रेतों से निपटने के लिए मंत्र तंत्र आवश्यक है। इसके लिए आधार उन्होंने पूर्वार्थ दर्शन का लिया है। एक अमेरिकन युवक पर, जो वियतनाम युद्ध से लौटा था, बुरी आत्माओं ने अपना प्रभाव डाल रखा था। उसको उनसे मुक्त दिलाने के लिए
मंत्र तंत्र ही आवश्यक और उपयोगी था। उन्होंने ऐसे कई व्यक्तियों को रोग मुक्त किया। आज अमेरिका भूत प्रेत जन्य व्याधियों से इतना अधिक परेशान है कि उतना कभी पहले वियतनाम युद्ध की विभीषिका से भी परेशान नहीं था। यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति अपनी चरम सीमा पर है, तथापि चिकित्सक ऐसी संभावनाओं को नकार नहीं पाते। डॉक्टर बिली ग्राहम का मत है कि विक्षुब्ध प्रेतात्माएं मनुष्य को परेशान अवश्य कर सकती हैं, किंतु वह मनुष्य को अपने वश में नहीं कर सकती। एक अन्य पादरी डोम रॉबर्ट पेटिट पिरे का मत है कि प्रेतात्माएं आदमी के विचारों को भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु वे मनुष्य पर अधिकार नहीं कर सकती। एक लिबरल कैथोलिक पादरी का कहना है कि कुछ साधारण घटनाओं को अपने पत्र की प्रसिद्धि के लिए कुछ समाचार पत्र विज्ञापित कर देते हैं। कभी कभी लोग मानसिक बीमारियों को भी भूत बाधा से संबंधित कर देते हैं। अतः प्रत्येक घटना को अच्छी प्रकार परख कर ही विश्लेषण व निदान किया जाना चाहिए। पादरी जोसेफ ब्रिटेन का मत है कि आने वाले लोगों में केवल 10% ही भूत बाधाओं से त्रस्त पाए जाते हैं, जबकि 90% मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। वस्तुतः दिखाई न पड़ने व विज्ञान के आधार पर मरणोत्तर जीवन का अस्तित्व नकारने के कारण ही अनेक प्रकार के मनोविकारों का सही निदान नहीं हो पाता। हम अंधविश्वासी तो ना बने, ना ही ऐसी मान्यता को पनपने दें, पर यह तो कर ही सकते हैं कि भावनात्मक संक्षोभों विक्षोभों का सही उपचार क्रम सोचें। मनोआध्यात्मिक विश्लेषण से लेकर विस्तृत मनोविश्लेषण के रूप में इसका शुभारंभ कर तदनुसार चिकित्सा की व्यवस्था बनाई जाए, तो कई व्यक्तियों को अनावश्यक बिजली का झटका लगने, ECT अथवा अनगढ़ ओझाओं के फंदे में पड़ने से बचाया जा सकता है। न्यू टॉपिक इज भूत एक भ्रम भी एक वास्तविकता भी। चिरकाल से प्रचलित एवं बहुसंख्य व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत मान्यताएं मस्तिष्क के चारों ओर एक घेरा बना लेती हैं, जो एक सच्चाई की तरह प्रतीत होने लगती है। मनुष्य की विचार तरंगे पृथ्वी पर छाए आयन मंडल की तरह ही मस्तिष्क के चारों एक आयोडियोस्फीयर बना लेती हैं, जो अपना प्रभाव सतत मानवीय चिंतन पर डालता रहता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि हर व्यक्ति अपना विचार मंडल आयोडियोस्फीयर बनाने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। वह चाहे तो इसे विधेयात्मक रूप देकर मना शक्तियों को विकासोन्मुख कर सकता है, साथ ही निषेधात्मक विचार प्रवाह उसे पतन के गर्त में भी धकेल सकता है। इसी आयोडियोस्फीयर से संबंधित एक और प्रकरण है जो दैनंदिन जीवन क्रम में मानवीय व्यवहार में देखने को मिलता है। वह है कुकल्पनाओं से गढ़ा हुआ विचित्र जगत, जिसमें भूत प्रेत डायन चुड़ैल आदि बसते हैं। वंश परंपराओं से विभिन्न समाजों में देवी देवता पूजे जाते हैं। उनके वंशधर वैसा ही देखते सुनते रहते हैं जो उनके बड़े बूढ़ों ने बताया है। उनकी कथा गाथाएं घरों में चला करती हैं। इन कथनोपकथनों से उनके अस्तित्व और क्रियाकलापों की पुष्टि होती रहती है। फलतः छोटेपन से ही उन मान्यताओं को इतनी मजबूती से पकड़ लिया जाता है कि वे लगभग सच्चाई जितनी गहराई तक मानव क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। मान्यताएं जड़ पकड़ लेने पर सच्चाई बन जाती है, अथवा सच्चाई बहुत दिनों तक कार्यान्वित होते रहने पर लोक मान्यता बन जाती है। ये कहना कठिन है। संदेह इसलिए उठता है कि विभिन्न स्थानों पर कितनी ही मान्यताएं एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होते हुए भी सच्चाई समझी जाती है। विशेषतः यह बात देवी देवताओं और भूत प्रेतों के संबंध में लागू होती है। अवास्तविकता की ऐसी प्रतिक्रिया
जो वास्तविकता से किसी भी प्रकार कम नहीं होती, आश्चर्यजनक है। साथ ही जिन क्षेत्रों में भूत प्रेत माने या देवी देवता पूजे नहीं जाते रहे हैं, वहाँ उनके संबंध में चर्चा की जाए तो उन बातों का मजाक उड़ा दिया जाता है और अविश्वास व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में जो देवी देवता माने या पूजे जाते रहते हैं, वहाँ उनके अस्तित्व के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाली बातें सर्वसाधारण द्वारा उपहास में उड़ा दी जाती हैं एवं आक्रामक प्रतिरोध भी किया जाता है। ऐसी ही और भी कितनी ही मान्यताएं हैं। उदाहरणार्थ, जैन धर्म के अनुयायियों को सम्मुख देवताओं द्वारा बलि मांगे जाने और ना देने पर रुष्ट होने की बात कदापि गले ना उतरेगी। इसके विपरीत आदिवासी वनवासी लोग तनिक तनिक सी बात की भूल में देवता का आक्रोश समझते और उसके निराकरण के लिए पशु बलि ही एकमात्र उपाय मानते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष में इतने कारण प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि अपने स्थान पर दोनों ही सही प्रतीत हों। यदि ऐसा ना होता तो अपने क्षेत्र को ही सही सिद्ध करने के लिए वे इतना जोर ही क्यों देते और विपरीत मत प्रकट करने वालों पर आक्रोश क्यों व्यक्त करते। सत्य क्या है? अभी तक इसका सही विवेचन नहीं हो सका। अंतःकरण जैसे जैसे उदार और निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे सत्य की उदात्त परिभाषा होने लगती है। मान्यताओं का आवरण हट जाता है। साथ ही यह बात भी सच है कि यदि अंतरात्मा का स्तर गिरने लगे, दुष्टता का पक्षधर बनने लगे, तो कुकर्म करते समय कोई ग्लानि अनुभव ना होगी, वरन वह कार्य हर दृष्टि से सही प्रतीत होने लगेगा। जिनका कार्य प्रतिदिन ढेरों जीवों की हिंसा करते रहना है, उन्हें अपना कार्य कुछ ही समय पश्चात स्वाभाविक, मनोरंजक ही नहीं उपयोगी भी प्रतीत होने लगेगा। वे तब अपने कार्य के पक्ष में ऐसी दलीलें भी देने लगते हैं जिनसे तार्किक दृष्टि से उनकी बात का औचित्य भी ठहराया जा सके। यहाँ चर्चा भूत प्रेतों के प्रसंग में हो रही है। जिक्र चल रही पड़ा है तो मनुष्य जैसे स्वभाव एवं आकृति प्रकृति के भूत प्रेतों को भी देवी देवता कहा जा सकता है। बड़े रूप में देखा जाए तो अति सामर्थ्यवान प्रगतिगत शक्तियों को भी देवता का रूप दिया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, वरुण आदि। संसार में अनेक प्रकार की अनेक क्षेत्रों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं और उन सभी के अभ्यस्त अनुयायी अपनी बात पर उतना ही जोर देते हैं मानो पूर्ण सत्य की जिम्मेदारी या ठेकेदारी उन्हीं के हिस्से में आई हो। यदि ऐसा ना होता तो धर्म संप्रदायों के नाम पर अब तक जो लंबे समय से भयानक रक्तपात होता रहा है, वह क्यों होता? इतनी गुंजाइश या सहनशीलता किसी भी धर्म में नहीं है जो यथार्थता का पता लगाने के लिए अपनी मान्यता का भी एक पक्ष मानने की उदारता बरत सके। हर धर्मावलंबी अपने मंतव्य को पूर्ण सत्य और अन्य मतावलंबियों को भटके हुए मानकर पूर्वाग्रहों से भरकर विवाद क्षेत्र में उतरना चाहता है। यहाँ कठिनाई एक ही है कि पूर्वाग्रहों के आधार पर जमी हुई मान्यता इतनी प्रबल होती है कि अपने सिवाय अन्य किसी के तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण को वह गंभीरता से लेना ही नहीं चाहता। फलतः शास्त्रार्थ का भी कोई निर्णय नहीं निकलता, मात्र वितंडावाद बनकर रह जाता है। चर्चा का मूल विषय सूक्ष्म शरीर है। शरीर का अंत हो जाने के उपरांत आत्मा का अस्तित्व शरीर के रूप में रहता है या नहीं, अथवा शरीर रहते हुए भी कई आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से असंभव समझे जाने वाले प्रत्यक्ष क्रियाकलाप कर सकती है या नहीं, इसके लिए तर्क या तथ्य का कौन सा आधार अपनाया जाए, मूल प्रसंग यही है। अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर भी इन पंक्तियों के पाठकों ने कई मान्यताएं दृढ़तापूर्वक अपना ली होंगी, तो फिर वे उन्हीं पर हठधर्मी बने रहेंगे
और सूक्ष्मीकरण प्रसंगों को उथली कल्पना भर मानते रहेंगे। मान्यता का सत्य ही एक विशेष प्रकार का सत्य है जो लगभग पूर्ण सत्य के समतुल्य ही जा पहुंचता है। हो सकता है कि पुराना मत बदलने पर पूर्वाग्रह युक्त सभी तर्क गलत भी प्रतीत होने लगें, पर जब तक उन पर हठ धर्मता का आवरण है तब तक तो वे उनकी अपनी दृष्टि में पूर्ण सत्य ही प्रतीत होंगे। ना केवल प्रतीत होंगे वरन परिणाम भी वैसे ही प्रस्तुत करेंगे।